वेलकम बैक टू परचम। आज हम अपनी सीरीज में एक ऐसे हिस्टोरिकल फिगर के बारे में बात कर रहे हैं जिनके बारे में मैं आपको कुछ हिंट देती हूँ। अगर आप उनका नाम पहचान पाएं तो आप बिल्कुल आंसर कीजिएगा, अगर आपने थंबनेल ना देखा हो तो। बिल्कुल आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने ड्रेन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था, जिन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग कांग्रेस में किया था 1906 के सेशन में। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार नेशनल इनकम मतलब हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसको कैलकुलेट करने का काम किया था। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और ये जो कांग्रेस शब्द है वो भी इनके द्वारा ही दिया गया है। तो बिल्कुल आपने सही समझा। हम बात करने वाले हैं आज द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू के बारे में। तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, क्यों इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्हें भारत की आशा भी कहा जाता है। भारत की आशा के अलावा इनके पास काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हैं। इनकी बुक्स के बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में, ड्रेन थ्योरी के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो ये जो पीडीएफ होगी ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, तो वेबसाइट से आप पीडीएफ को ले सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, लास्ट में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। और आपकी एग्जाम की तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए एसएससी कोर्स विद टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो पूरा 10 का कोड का यूज़ कीजिएगा, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि सीएचएसएल के फॉर्म फिल होने लगे हैं। अगर आप में से कोई भी एलिजिबल है और सीएचएसएल देना चाहता है तो बिल्कुल उस फॉर्म को फिल कर सकता है। सो स्टार्ट करते हैं द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के बारे में। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। देखिए, दादा भाई नौरोजी जो है उनका जन्म 1825 में होता है, 1825 में इनका जन्म होता है, और इनकी जो मृत्यु होती है वो 1917 में होती है, 1917 में इनका निधन होता है। ठीक है, 1825 वही साल होता है जब पहली बार वर्ल्ड में रेलवे चलाई जाती है। पहली वर्ल्ड ट्रेन या रेलवे लाइन की शुरुआत इंग्लैंड में की जाती है 1825 में, और इसमें जोड़ दीजिए आप 4 सितंबर। तो 4 सितंबर 1825 को दादा भाई नौरोजी का जन्म होता है एक पारसी फैमिली में मुंबई महाराष्ट्र में, बॉम्बे जिसे कहते थे, तो बॉम्बे महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। 1970 में 1917 में इनका निधन होता है, और 1917 वही समय है जब रशियन रिवॉल्यूशन होता है, मतलब रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति का समय कौन सा है? 1917 का समय है। तो ये दोनों डेट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 1825 में दादा भाई नौरोजी का जन्म होता है और 1917 में इनका निधन होता है। एक पारसी फैमिली में इनका जन्म होता है, बॉम्बे महाराष्ट्र में होता है। लेकिन आप जब गूगल करेंगे, आप विकीपीडिया वगैरह देखेंगे तो आपको कुछ और डेटा भी मिलेगा। मैंने जो सोर्सेज लिए हैं वो यूपीएससी के हिसाब से लिए, मेरे पास जो बुक्स है वहाँ से मैंने सोर्सेज को उठाया है। लेकिन अगर आप विकीपीडिया देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि नवसारी जो कि प्रेजेंट गुजरात में है, वहाँ पर 1825 में दादा भाई नौरोजी का जन्म होता है। जैसे कि मैंने बताया कि 1825 में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत होती है, वर्ल्ड की पहली रेलवे लाइन जो कि इंग्लैंड में चलाई जाती है। अब इनका जन्म होने के बाद प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं। प्राइमरी एजुकेशन के बाद ये पढ़ाने का काम शुरू करते हैं, मतलब ये प्रोफेसर होते हैं। सो 1855 में, समझिएगा, 1855 में ये एल्फिंस्टो कॉलेज जो कि मुंबई में है वहाँ पे प्रोफेसर का काम करते हैं। प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं। तो ये पहले इंडियन होते हैं जो इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। He was the first Indian to hold such a position, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी गुजराती पढ़ाने का काम भी करते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में, क्योंकि इनका लंदन आना जाना काफ़ी रहेगा, आप पूरे सेशन में समझेंगे। दादा भाई जी एक इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ, एक फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी होते हैं। इनका अपना एक खुद का कॉटन ट्रेडिंग कंपनी भी होता है। साथ ही साथ जो पहली इंडियन कंपनी जिसे ब्रिटेन में सेटअप किया गया था, पहली इंडियन कंपनी जिसे सेटअप कहाँ किया गया था? ब्रिटेन में। उस फर्म के भी ये पार्टनर के रूप में काम करते हैं। फर्म कामा एंड को में पार्टनर के रूप में दादा भाई नौरोजी ने काम किया है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की गई। वन ऑफ द एक्टिव मेंबर रहे हैं दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन के। अब बॉम्बे एसोसिएशन की क्या खास बात थी? अगर हम भारत का मैप देखें तो ये आपका ईस्ट साइड होता है और ये वेस्ट साइड होता है, और वेस्ट में यहाँ पे आपको बॉम्बे प्रेसिडेंसी देखने को मिलती थी जो कि आज गुजरात और महाराष्ट्र है, राइट। तो आपका वेस्टर्न इंडिया में ये पहला ऐसा संगठन था या पहला ऐसा ग्रुप था, एसोसिएशन था जो कि पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करता था। इसलिए ये इंस्टीट्यूट अपने आप में बहुत खास हो जाता है, और बॉम्बे एसोसिएशन के वन ऑफ द एक्टिव मेंबर दादा भाई नौरोजी रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा 1854 में, यहाँ पे 51 की जगह से 54 कर लेंगे, 1854 में इन्होंने रस्त गुफ्तार या
ट्रुथ टेलर नाम का गुजराती मैगजीन का पब्लिकेशन भी शुरू किया था। एक गुजराती जर्नल की शुरुआत बेसिकली रस गुफ्तार दादा भाई नेरोजी के द्वारा की गई थी। वहाँ पर लोगों को ये सिखाना चाहते थे, इंडियन लोगों को एजुकेट करना चाहते थे उनकी ड्यूटी के बारे में, उनकी प्रोग्रेसिव विचारधाराओं को वो बढ़ाना चाहते थे। यही नहीं, 1883 में दादा भाई नेरोजी के द्वारा एक और न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था बॉम्बे से, जिसका नाम है द वॉइस ऑफ इंडिया। तो द वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर भी दादा भाई नेरोजी के द्वारा 1883 में बॉम्बे से पब्लिश किया गया था। ठीक है, अब देखिएगा इनके द्वारा और क्या काम किए गए हैं। 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया था। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का फॉर्मेशन किसने किया है? दादा भाई नौरोजी ने किया है। ठीक है, यहाँ पर ये एक ऐसा एसोसिएशन था, पहला ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें जो मेंबर थे ना वो अलग अलग भारत के अलग अलग प्रांतों से थे। इस एसोसिएशन के वन ऑफ द एक्टिव मेंबर जो है दादा भाई नेरोजी रहे हैं। इन्होंने पूरे भारत को ट्रेवल किया है और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के लिए इन्होंने फंड कलेक्ट करने का काम भी किया है। ठीक है, 2 लॉ स्टूडेंट रहे हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता भी जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फॉलोवर के रूप में, या फिर कह सकते हैं कि इनके साथ काम करने किया है। 1865 में इन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। वहीं 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। जैसे कि मैंने बताया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के लिए इन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया और फंड को कलेक्ट करने का काम किया और लोगों को जो नेशनलिज्म की भावना है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाने का काम किया है। ठीक है, अगर हम इनके पॉलिटिकल करियर की बात करते हैं तो पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1874 में मानी जाती है। 1874 में जब ये दीवान होते हैं महाराजा ऑफ बड़ौदा के यहाँ, तब इनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है और 1875 में पहली बार अपना बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्ट हो भी जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक काम नहीं करते। 1876 में रिज़ाइन करते हैं और वापस लंदन चले जाते हैं, क्योंकि लंदन में इन्हें जो है वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के लिए काम करना है। और ये वन ऑफ द ऐसे मॉडरेट लीडर है। मॉडरेट आप समझ सकते हैं ना, नरम दल। जब 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था तो 1885 से 1905 का समय जो होता है वो मॉडरेट लीडर मतलब नरम दल के नेताओं का समय होता है। तो वन ऑफ द मॉडरेट लीडर जो कि बहुत ज़्यादा वोकलिस्ट थे, वोकलिस्ट से मतलब बहुत ज़्यादा बातें करते थे, अपनी बातों को रखते थे और ब्रिटेन में भी जाके, लंदन में जाके भी वो यही काम करते थे। भारत की जो समस्याएं हैं, भारत के जो इशू हैं, वो उनको ब्रिटेन गवर्नमेंट के सामने रखते थे, क्योंकि इनका मानना था, क्योंकि जैसे कि आज हमारे देश में लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, लोग जाते हैं अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को रखते हैं, लेकिन वो दौर अलग था। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे जो मेंबर्स होते थे, अगर उनको ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास अपनी पॉलिसी बतानी है, अपनी बातें पहुंचानी है, तो एक व्यक्ति हमेशा लंदन में रहता था जहाँ पे वो ब्रिटेन गवर्नमेंट को भारत की समस्याओं को बताने का काम करता था। तो वो व्यक्ति कोई और नहीं, दादा भाई नेरोजी थे, जो लंदन में काफी समय तक रहे हैं और पहले ऐसे इंडियन रहे हैं जिन्होंने यूके पार्लियामेंट में एंट्री ली है। तो पहले इंडियन जिन्होंने यूके पार्लियामेंट, ब्रिटेन की संसद में एंट्री ली है एज अ एमपी, वो दादा भाई नेरोजी थे। ठीक है, अब 1885 में, अब तो 1876 में वापस लंदन चले गए, लेकिन 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन का समय हो रहा था, तब लॉर्ड रेडी ने इन्हें इनवाइट किया, इनको इनविटेशन भेजा और गवर्नर जनरल के कहने पर ये बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के रूप में, मतलब चुनाव लड़ने के लिए वापस से भारत आ जाते हैं। ठीक है, तो 1885 में ये वापस से भारत आ जाते हैं। 1885 में भारत आ जाने के बाद ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के फॉर्मेशन हुआ है जनवरी 31, 1885 में, और उसका चुनाव लड़ते हैं और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के। लेकिन ये वही दौर है 1885 का जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होना है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर या को फाउंडर आप बोल सकते हैं, दादा भाई नेरोजी हैं। दादा भाई नेरोजी, दिनसा वाचा और ए.ओ. ह्यूम ने मिलकर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया था। एक और बात मैं आपको बता दूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ओरिजिनल नाम इंडियन नेशन यूनियन था और जो कांग्रेस शब्द है वो दादा भाई नेरोजी के द्वारा दिया गया है। तो दादा भाई नेरोजी के द्वारा 3 शब्दों का चर्चा आपको देखने को मिलेगा। 3 शब्द जो है वो दादा भाई नेरोजी के हैं। एक है कांग्रेस शब्द, दूसरा है स्वराज शब्द। हालांकि स्वराज शब्द सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी का था, लेकिन पहली बार कांग्रेस में किसी ने अगर स्वराज शब्द का उपयोग किया है तो वो दादा भाई नेरोजी हैं। और अन ब्रिटिश ये शब्द भी दादा भाई नेरोजी का है। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट मुझे याद आता है दादा भाई नेरोजी का। दादा भाई नेरोजी कहते हैं कि इंडिया में, मतलब भारत में ब्रिटिश राज है, लेकिन राज ज़्यादा है, ब्रिटिश कम है। इस तरीके के जो स्टेटमेंट है ये भी दादा भाई नेरोजी के ही आपको देखने को मिलेंगे। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो जाता है और बहुत की रोल प्ले करते दादा भाई नेरोजी, और 3 बार, कितनी बार? 3 बार, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कोई सपने में भी हिलाए कि दादा भाई नेरोजी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो आप बोलेंगे 3 बार। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार, जो सेशन होता था ना दिसंबर में, उसके 3 बार
प्रेसिडेंट के रूप में दादा भाई नेहरू को चुना गया है। कब कब? 1886 में, 1893 में और 1906 में। तो इन तीनों सेशन को बिल्कुल नहीं भूलना है। और 1906 का सेशन काफ़ी खास है क्योंकि इसी सेशन में इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो ये शब्द अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो बात हो गई है। अब यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि यार कोई व्यक्ति तो लंदन जाएगा, लंदन में वो पार्लियामेंट में एंट्री लेगा और अपनी बातों को, जो भारत की इश्यूज हैं वहां पर डिस्कस करेगा, तभी तो पॉलिसीज बनेंगी, राइट। तो यहाँ पर वापस से दादा भाई नेहरू जो है वो लंदन चले जाते हैं। वापस कहाँ चले जाते हैं? लंदन चले जाते हैं। और लंदन जाके अब क्या करेंगे? ये इलेक्शन लड़ेंगे। तो 1886 में लंदन पहुंचते हैं और वहां पर जाके इलेक्शन लड़ते हैं। तो पहला इलेक्शन इन्होंने कब लड़ा? लंदन में 1886 में लड़ा, लेकिन कोई गल नहीं, इलेक्शन हार जाते हैं ब्रिटेन पार्लियामेंट का। सेकेंड टाइम इलेक्शन लड़ते हैं 1892 में और वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं। लिबरल पार्टी की टिकट से 1892 में ये इलेक्शन जीत जाते हैं और पहले इंडियन बन जाते हैं द यूके फर्स्ट इंडियन एमपी दादा भाई नेहरू जी। और वहाँ पर जाके ये इंडिया के इश्यूज़ को डिस्कस करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि ये एजुकेशन की भावना भी लोगों में जगाना चाहते थे कि जब तक आप एजुकेट नहीं बनोगे तब तक अपनी समस्याओं को कैसे रखोगे, है ना। अपनी समस्याओं को रखने के लिए आपको शिक्षा होना या शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत भी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई थी। ज्ञान प्रसारक मंडली, जैसा कि मैंने कहा, ये पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी सोसाइटी की को रिवाइव करने के लिए सभा बनाई थी 1855 में पारसी धर्म के लिए। ठीक है, नेहरू जी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो कि मॉडरेट लीडर थे कांग्रेस के, लेकिन बहुत ज़्यादा वोकल थे, जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करने का काम किया है। साथ ही साथ इन्होंने महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले जी के एज अ मेंटर की तरह भी काम किया है। ठीक है, 1893 में इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी टू अटेंड द इंडियन इंटरेस्ट, इनके द्वारा इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना भी की गई थी। और दादा भाई नेहरू जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नेशनल इनकम, या आप कह सकते हैं जो राष्ट्रीय आय होती है ना, राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नेहरू जी थे। इन्होंने एक रॉयल कमीशन की स्थापना भी की थी 1895 में इंडिया के एक्सपेंडिचर्स को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो भारत से बाहर जाता था, लंदन में जाता था। ठीक है, तो दादा भाई नेहरू जी ने भारत की उस समय की कंडीशंस को, स्थिति को ध्यान में रखते हुए ड्रेन थ्योरी भी दी है। अभी हम समझेंगे कि ये ड्रेन थ्योरी बेसिकली होती क्या है। और एक बहुत ही फेमस पुस्तक है इस पर जो दादा भाई नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है 1901 में, और उस पुस्तक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक कई बार एग्जाम में पूछी गई है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए होता क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वहाँ पर तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था, लेकिन जो रॉ मटेरियल या कच्चा माल था, कच्चा माल जो है वो भारत से जाता था। कच्चा माल जो है वो भारत से जाता था कहाँ पर? इंग्लैंड में। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन ले लेते हैं, तो कॉटन कहाँ पे गया? इंग्लैंड में। वहाँ पर तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो कपड़ा मैन्युफैक्चर होगा और वो कपड़ा बिकने कहाँ आता था? वापस भारत में आता था। तो भारत, किसी भी देश का जो संसाधन होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं, उस देश के रॉ मटेरियल्स होते हैं, कच्चा माल होता है। और उस देश के कच्चे माल को आप ड्रेन करते जाओ और किसी बाहरी देश में आप उसको इन्वेस्ट करते जाओ, तो इससे तो उस देश का नुकसान है। तो इसमें भारत का नुकसान हो रहा था कि कच्चा माल भारत से बाहर जा रहा है। उससे अच्छा आप भारत में इंडस्ट्री बनाओ, भारत के लोगों को रोजगार कर दो। अब कच्चा माल भारत में जा रहा है, इंग्लैंड से वहां से माल तैयार होकर भारत में आ रहा है, भारत में बिक रहा है, और फिर जो पैसा जनरेट हो रहा है वो पैसा भी कहाँ चला जा रहा है? वापस ब्रिटेन में चला जा रहा है। तो भारत के लोगों को इससे लाभ क्या है? भारत के लोगों को इससे कोई लाभ नहीं है, पहली चीज। इसके अलावा जो ब्रिटेन अधिकारी और ब्रिटेन की जो सेना भारत में रह रही है, उनका खर्चा बहुत ज़्यादा था और वो सारा पैसा भारत से ही दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन के अधिकारी तो उनकी सैलरी ब्रिटेन से आएगी, ना बाबा ना। भारत में हो आप, आपकी सैलरी भारत करेगा, तो उस पर भी एक्सपेंडिचर भारत का बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें। अगली बात ये होती है फ्री ट्रेड। तो यहाँ पर फ्री ट्रेड भारत के अंदर हो रहा था, तो ट्रेडिंग जब आप करते तो आपको टैक्स मिलता है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह मिलती, तो ऐसे कुछ भी नहीं मिल रहा था जिससे भारत को नुकसान हो रहा था। ठीक है ना, तो भारत पे जो है वो कर्जा बढ़ते जा रहा था। तो इसलिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया गया था दादा भाई नेहरू जी के द्वारा, वो ड्रेन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दादा भाई नेहरू जी के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। दादा भाई नेहरू जी इज नोन एज द इंडियाज ग्रैंड ओल्ड मैन। तो इंडिया के ग्रैंड ओल्ड मैन इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा कंट्री के अनऑफिशियल एम्बेसडर भी रहे हैं। अनऑफिशियल एम्बेसडर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये भारतीय हैं जो इंग्लैंड में हैं और भारत के इशू को इंग्लैंड में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इनको एक अनऑफिशियल एम्बेसडर भी कहा है। ये पहले इंडियन है जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है वो इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं।
इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो है अपनी पुस्तक को भी लिखा है, जहाँ पे गवर्नमेंट, ब्रिटेन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, इकोनॉमी पॉलिसी, उनको क्रिटिसाइज करने का काम किया। और पहली बार इन्होंने अब स्वराज शब्द या स्वराज की डिमांड 1906 के सेशन में की है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द दिया गया था और कहा था कि इंडिया जो है वो इंडियंस के लिए है। लेकिन पहली बार वो कांग्रेसी व्यक्ति जिन्होंने स्वराज शब्द को कांग्रेस के सेशन में यूज किया है वो दादा भाई नेहरू जी हैं। अब यहाँ पे 3 सेशन की लगातार बात हो रही है कि वो सेशन कौन कौन से। तो पहला सेशन है 1886 का। 1886 का सेशन कहाँ हुआ है? कैलकाटा में होता है। और ये पहले पारसी व्यक्ति बनते हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं सेकेंड नंबर के सेशन में। ठीक है, अगला सेशन जो है वो 1893 में होता है और फिर नेक्स्ट होता है 1906 में। तो 1906 का सेशन जो होता है वो भी कैलकाटा में सेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर ही बाइकॉट मूवमेंट, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन की बात, स्वराज शब्द की बात यहाँ पर की जाती है। 4 रेजोल्यूशन को पास किया जाता है और इसके भी प्रेसिडेंट दादा भाई नेहरू जी होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया दादा भाई नेहरू जी का निधन 1917 में हो जाता है बॉम्बे में, 91 साल, 91 ईयर की एज में। तो ये कुछ बातें थी दादा भाई नेहरू जी के बारे में। इसके अलावा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इस बुक को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखे गए हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ कैसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दादा भाई नेहरू जी आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बड़ौदा इन 1874, मतलब दीवान की बात हो रही है बिल्कुल 1874 में। तो यहीं से तो फिर इनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हो रही थी। ठीक है, ही वॉज एसोसिएटेड या ही वॉज अ मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल एसोसिएशन, बिल्कुल सही बात है। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ एल्फिंस्टो कॉलेज इन बॉम्बे, बिल्कुल सही बात है, मैथमेटिक्स पढ़ाने का काम करते थे। ही वॉज मेंबर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी, तो एक कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। मतलब इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो आप देखेंगे 1, 2 और 3, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपको करेक्ट मिलेंगे। तो आप किसी चीज़ को जब डीपली पढ़ेंगे तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं ना, कथन वाले स्टेटमेंट, तो आप इनको भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये वो उसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन है जो हमने अभी देखा। ठीक है, इंडियन नेशन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने की थी, लेकिन वन ऑफ द मेंबर जो है, यहाँ पे मेंबर की बात हो रही है, तो मेंबर जो है वो दादा भाई नेहरू जी भी थे। ओके है, लिबरल पार्टी से थे, ना कि कंजर्वेटिव पार्टी से थे ये। अगला क्वेश्चन जो यूपीएससी का 1995 का क्वेश्चन, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, बस मैंने ले लिया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर सही नहीं है। पहला है जमनालाल बजाज, सत्याग्रह आश्रम एट वर्धा, सत्याग्रह आश्रम वर्धा में जो है उसका रिलेशन जमनालाल बजाज से है। दादा भाई नेहरू जी, बॉम्बे एसोसिएशन, बिल्कुल आज ही पढ़ा है 1852 में। ठीक है, तो ये बात तो सही है। लाला लाजपत राय जी, नेशनल स्कूल एट लाहौर, बिल्कुल इन्होंने लाहौर में नेशनल स्कूल की स्थापना की थी। हमने जो लाला लाजपत राय जी हैं उनकी भी बायोग्राफी डिस्कस की है। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, सत्य शोधक समाज, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, सत्य शोधक समाज जो है उसका रिलेशन बाल गंगाधर तिलक से नहीं रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सत्य शोधक समाज का रिलेशन किससे रहा? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी 1873 में। तो ये इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है। अगर आप सारे लोगों की बायोग्राफी को पढ़ेंगे तो आप इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे और आप आसानी से मैच कर पाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। रसगुफ्फर या गुफ्तार, रस गुफ्तार जो है एक एंग्लो गुजराती पेपर था जिसको बॉम्बे से ऑपरेट किया जाता था दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। इसकी शुरुआत कब हुई है? 1866, 54, 58 या 67? जो भी आपका आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में दीजिएगा। सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ नए बर्निंग इशू के साथ। जाते जाते मैं आपको बता दूं, ये 3 वो स्टैंप हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दादा भाई नेहरू जी को ट्रिब्यूट करने के लिए जारी किए गए हैं। कब कब? 1963 में, 1993 में और 2017 में। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।